ए दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से शुरू हो गई है और इसके कई अंक भी हो चुके हैं। तो हमारी सीरीज में 1575 प्रश्न हो गए हैं, आज से 1576वां प्रश्न है और कई अंक पहले भी हो चुके हैं और पूरी सीरीज ये आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है। जो साथी नए हैं, पहली बार यूट्यूब पर हमारा ये चैनल देख रहे हैं, वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सारे वीडियो देखकर नोट्स बना लें। इससे बेहतर आपको नोट्स और अदर चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद मेहनत करके इनको सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। पिछले बार भी 68,500 में, 69,000 में भी हमारी सीरीज आई थी। 68,000 में 1,500 की और 69,000 में 2,000 की सीरीज भी आई थी, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। कोई साथी अगर गहराई से अध्ययन करना चाहे तो उन सीरीज को भी देखे, ठीक है। और जो 21 वाली सीरीज है, ये तीसरी सीरीज है, ये सारी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज का अंक स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान का भाग 4। हमारा वही टॉपिक चल रहा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये सेकंड है उसका पार्ट, 1 कल हो चुका है। आइए देखते हैं शुरू। जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका आगे भी बहुत फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं 1576। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने कहा है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये गिलफोर्ड ने कहा है। गिलफोर्ड। दोस्तों बाल विकास में व्यक्तित्व चूंकि अलग से ऐसा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसी के अंतर्गत हम इसको देख रहे हैं कि बाल विकास में व्यक्तित्व की अहम भूमिका होती है, तो कहीं इस टॉपिक को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ का है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, वुडवर्थ की कथन है ये, ठीक है। आप लोग लिखते जाना। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने कई डेफिनेशन करने के बाद निकाली थी आलपोर्ट ने। तो ये बार बार एग्जाम में आती है कि किसकी है ये, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे में देखते हैं दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी बार बार आता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये दोस्तों सिगमंड फ्रायड का है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, मनोविज्ञान को जानने वाले हुए हैं, बिना फ्रायड की मनोविश्लेषण सिद्धांत के वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मनोविश्लेषण के, मन के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन माइंड में आपके क्या चल रहा है। क्योंकि जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है वो 9/10 अचेतन को प्रभावित करता है, 1/10 होता है वो ही आपका दिखता है। तो ये पूरा का पूरा मनोविज्ञान सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है पूरे अचेतन पर जो जोर देती है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है थ्योरी। कई लोगों ने इसका गहराई से अध्ययन किया है। कई लोग अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसको गहराई से अध्ययन करना चाहिए, सारी चीज़ें देखना चाहिए। जैसे चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन के रूप में व्यक्तित्व को आकारीय निरूपण में किसने विश्लेषण किया है? तो ये फ्रायड ने किया है। चेतन जो दिखता है, अर्धचेतन अनकॉन्शियस और अचेतन, है ना। तो ये मनुष्य के बीच में रहता है, ना तो ज़्यादा चेतन में ना अचेतन में, तो इस बीच वाले में सही माना जाता है। जैसे इसी को संरचना में देखते हैं, इदम, अहम और परा अहम। इदम, इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और पराहम, ये 3 घटक किसने विश्लेषण किए थे? ये फ्रायड ने किए थे। इद, अहम, पराहम, ये वाला आध्यात्मिक तरफ जाता है, ये ज्यादा भौतिक तरफ जाता है। इदम जो बैलेंस बनाने वाला है, ये दोनों को, अहम जो होता है दोनों को बैलेंस बनाकर चलता है। इदम और पराहम को बैलेंस बनाता है अहम। तो ये थ्योरी भी फ्रायड की बहुत मानी गई है, क्योंकि ये तीनों का बैलेंस जरूरी है। तो इदम, अहम, पराहम किसने दिया था ये घटक 3? फ्रायड ने। व्यक्तित्व के
शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत दिया था सेल्डन ने। सेल्डन ने बताया था कि जो शरीर की रचना होती है वो 3 आकार में होती है। एक तो गोलाकार, या तो गोलाकार शरीर होगा, या आयताकार होगा, या लंबाकृति होगी। गोलाकार, आयताकार और लंबाकृति, ये 3 आकारों में इसका प्रारूप शरीर का रचनाकार होता है। ये आगे देखते हैं, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया था 2 लोगों ने दिया था दोस्तों। एक आलपोर्ट ने दिया था जिसकी वो डेफिनेशन थी मनोगत्यात्मक संगठन वाली, और एक कैटल महोदय ने दिया था। तो शील गुण सिद्धांत 2 लोगों के हैं, आलपोर्ट और कैटल के। आगे देखते हैं, 16 पीएफ प्रश्नावली में प्रयुक्त व्यक्तित्व कारक किसने दिया था? 16 पीएफ प्रश्नावली का प्रयुक्त जो व्यक्तित्व कारक है वो कैटल ने दिया था। कैटल ने व्यक्तित्व को जानने के लिए एक 16 पीएफ की प्रश्नावली तैयार की थी, 16 पीएफ की, और इसी प्रश्नावली के आधार पर ये व्यक्तित्व को निकालते थे। कौन? 16 पीएफ के आधार पर कौन निकालते थे? कैटल। ठीक है। व्यक्तित्व के मूल दृष्टिकोण को किसने दिया था? मूल दृष्टिकोण को दिया था स्प्रेंजर ने। स्प्रेंजर ने बताया था कि मूल दृष्टिकोण 6 होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हैं, और जी इस तरह की ये 6 होती हैं व्यक्तित्व के मूल की निर्धारण करने वाले। तो जी स्प्रेंजर ने बताया था। आगे देखते हैं, रोरसाक इंक परीक्षण। रोरसाक इंक परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एग्जाम में ही आ जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं इसको। तो ये किया था, ये किसने किया था, कब किया था, वो किस देश के थे? ये 3 प्रश्न बनते हैं इसमें से। कब किया था? 1920 में। किसने किया था? हरमन रोसा ने। हरमन रोसा किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये किस हिसाब से करते थे। ये कार्डों का प्रयोग करते थे। रोरसाक इंक परीक्षण में, स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता था? तो 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता था। 10 कार्ड दिखा दिखा के ये बच्चों की साइकोलॉजी जान लेते थे। किसी चित्र में कुछ बनाया, किसी में कुछ चित्र कलरफुल है, कोई 2 कलर का है, कोई 3 का है, कोई 1 का है, किसी में कुछ चित्र बना है। तो ये सारा का सारा वो निकाल लिया करते थे। आगे देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टेट बोलते हैं। शॉर्टकट में एग्जाम में यही पूछा जाता है कि टेट परीक्षण किसने किया था? तो टेट परीक्षण मार्गन एवं मुरे ने किया था। कब किया था? 1935 में। 1935 में मार्गन और मुरे ने किया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे टेट बोलते हैं। अब टेट के लिए एक और आता है कि इसमें कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो टेट में प्रयोग होने वाले 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्डों की सहायता से एक खाली भी रहता है इसमें। तो इन खाली को प्रयोग करके 15-16 कार्ड दिखा के आप जान लेते थे कि वास्तव में इसके अंदर क्या चल रहा है। तो टेट परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता था? 31। फिर बाद में इन्होंने एक और किया था, बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण भी किया था, इसे कैट बोलते हैं। टेट और कैट जी अब कैट किसका था? लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक ने किसका किया था? कैट का। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कैट जो होता है परीक्षण, लियोपोल्ड बेलक ने किस आयु वर्ग के लिए किया था? कैट परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए होता है? ये 3 साल से लेके 10 साल के बच्चों के लिए कैट परीक्षण किया जाता था, CAT कैट। ठीक है। तो इसमें भी 10 कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, स्याही धब्बा की तरह। 10 कार्ड का इन्होंने बेलक जी ने प्रयोग किए थे। ये कब किया गया था? 1948 में हुआ था ये कैट का परीक्षण, बेलक ने किया था। तो ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों फ्राइड ने जब बहुत गहराई से डिस्कस किया है, बहुत गहराई से हर चीज़ के बारे में बताया है। आप कई लोगों ने फ्राइड की थ्योरी पढ़ी होगी, और कई लोगों ने अगर नहीं पढ़ी हो तो उसको गहराई से पढ़ना, किसी ऑथराइज्ड किताब को लेके। उसमें कई चीज़ें सामने आएंगी जो वास्तव में आपके लिए ज़रूरी भी है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्राइड के अनुसार लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। और फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। तो इनका मानना था कि जो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जो बच्चे छोटे होते हैं तो लड़की सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने पिता पर होती है। लड़कियां अपनी
जो लड़के होते हैं वो माँ पे होती हैं और लड़कियाँ पिता के तरफ आकर्षित होती हैं या उनसे ज़्यादा स्नेह रखती हैं बचपन में जब छोटी रहती हैं। तो ये इन्होंने फ्राइड ने कुछ थ्योरी बताई थी। स्वप्न के बारे में भी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। स्वप्न के बारे में अगर ऐसा स्वप्न आए तो उसकी कैसे उसका विश्लेषण किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें फ्राइड की थ्योरी में हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्राइड थ्योरी। आगे देखते हैं शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं के अंतर्गत क्या आता है। सबसे प्रमुख शैशवावस्था की है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। रोना, हंसना, चिल्लाना, चीखना मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये शैशवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गर्भावस्था में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन, 9 महीने और 10 दिन। तो इतने में शिशु डेवलप होता है। गर्भावस्था में 280 दिन लगते हैं। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी, जो बहुतायत में प्रसिद्ध थी कि उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, उसके बारे में व्यक्तित्व को जानना, उसकी अच्छी बुरी सारी बातों को जान लेना, ये केस स्टडी कहते थे। और मनोविज्ञान इसको बहुत प्रसिद्ध अच्छी तरह से इसको केस स्टडी को किया करते थे। आज भी पुलिस विभाग वाले उन्हें किसी के आते हैं उन्हें सबसे पहले केस स्टडी देखते हैं कि ये कहाँ था, क्या था, ये इसका कहीं कोई आपराधिक ग्राउंड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें केस स्टडी में आती हैं। एक बहुत अच्छा कथन है जो बार बार एग्जाम में आता है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। ये किसका कथन है दोस्तों? ये वाटसन का कथन है और बहुत अच्छा कथन है। इन्होंने कहा था चाहे मैं वकील बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा या जो चाहो आप बना दूंगा। उन्होंने ऐसी फिलॉसफी इन्होंने तैयार की थी। तो ये इनका अपना विचार था, हो या ना हो। आगे देखते हैं सामूहिक अचेतन का कंसेप्ट किसने दिया था? सामूहिक अचेतन का कंसेप्ट दिया था युंग ने। युंग ने सामूहिक कंसेप्ट के लिए 2 बनाए थे इन्होंने। युंग ने अचेतना को 2 भागों में बांटा था, एक व्यक्तिगत अचेतना, एक सामूहिक अचेतना। तो आगे इसमें सामूहिक अचेतना तो ये युंग ने दिया था, व्यक्तिगत और सामूहिक अचेतना। आगे देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना एवं उन्हें बनाए रखना अध्ययन का ही केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का ही केंद्र बिंदु है। किसने कहा था? ये ड्रेवर के अनुसार है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का ही केंद्र बिंदु है। ये ड्रेवर का कथन है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव का और अत्यधिक तनाव का काल कहा जाता है? हमने एक स्टैंडे हाल की डेफिनेशन बनाई थी, तनाव तूफान है इसका काल है। तो ये उसी किशोरावस्था के अंतर्गत आता ही है। दोस्तों आज हमारी इस सीरीज में 1600 प्रश्न हो गए हैं। हमारा लक्ष्य दोस्तों 5000 प्रश्न देने का है। 5000 में आपको पूरा कोर्स कराना है। वे साथी जो नए हैं तो आप जरूर उसको किसी ना किसी ग्रुप में सेंड करते रहें, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी किसी भी या अपनी फेसबुक को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालते रहें और लोगों का भी भला हो सके। बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसका कोई सीरीज में कोई प्रश्न छूटे गए हैं तो उन्हें आप प्ले लिस्ट से जरूर नोट्स बना लें। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। नमस्कार।